जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी और बायोलॉजी में श्वसन चैप्टर। और श्वसन चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम उसको क्लियर करेंगे। चलिए, सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे कि इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट करना। और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा है। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले अंतर स्पष्ट करने वाले आएगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लिखना जरूरी है। क्या लिखना जरूरी है? अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा है ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। तो एक लाइन जरूर लिखिएगा, ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। लिखने के बाद इस तरह से डब्बा बना दीजिएगा, एक में लिखिएगा ऑक्सी श्वसन और दूसरा में लिखिएगा अनॉक्सी श्वसन। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सी श्वसन क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि ऑक्सी श्वसन का ही दूसरा नाम होता है वायवीय श्वसन। इसमें आप लोग गड़बड़ी मत कीजिएगा। क्या बोले? ऑक्सी श्वसन का ही दूसरा नाम क्या होता है? वायवीय श्वसन। और अनॉक्सी श्वसन का दूसरा नाम है अवायवीय श्वसन। क्या बोले? अनॉक्सी श्वसन का दूसरा नाम है अवायवीय श्वसन। तो चलिए, सबसे पहले इसमें पहला अंतर देखिए। इसमें पहला अंतर लिखे हैं कि यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। यानी कि जो ऑक्सी श्वसन होता है किसके उपस्थिति में होता है? तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ऑक्सी श्वसन नहीं होगा। और इसमें क्या लिखे हैं? यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। यह किसके अनुपस्थिति में होता है? तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। अर्थात ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा तो ऑक्सी श्वसन, और ऑक्सीजन के अनुपस्थिति रहेगा तो अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। दूसरा ध्यान दीजिए, ऑक्सी श्वसन का प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में तथा दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है। याद रखिएगा, ऑक्सी श्वसन जो होता है ना, उसका प्रथम चरण जो होता है कोशिका द्रव्य में पूरा होता है, लेकिन उसका दूसरा चरण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। इस तरह से ऑक्सी श्वसन हमारा पूरा कंप्लीट होता है। पहला चरण कहाँ पूर्ण होगा? कोशिका द्रव्य में, और दूसरा जो पूर्ण होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यहाँ पर जो ये प्रक्रिया होता है इसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्रेब्स चक्र बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, फिर आगे आपको बताएंगे क्रेब्स चक्र क्या होता है। ध्यान दीजिए, अनॉक्सी श्वसन का क्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। यानी कि अनॉक्सी श्वसन जो होता है ना, ये कोशिका द्रव्य में ही पूरा हो जाता है। और कोशिका द्रव्य में जो पूरा होता है, सिर्फ कोशिकीय द्रव्य में पूरा होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए यहीं पर हम बताते रहे हैं। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस जब प्रक्रिया होता है ना, तो शरीर में कितना ऊर्जा का निर्माण होता है? तो 2 एटीपी का निर्माण होता है। 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कब? जब ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होता है तब। अर्थात अनॉक्सी श्वसन में 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सी श्वसन जो होता है इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना? 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी अर्थात हम लोग का शरीर में जो ऊर्जा बनता है ऑक्सी श्वसन में कितना बनता है? तो 38 एटीपी बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें किसका कितना? 2 एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होता है। और यहाँ पर क्या होता है? कोशिका द्रव्य में भी पूरा होता है, और दूसरा चरण जो होता है ऑक्सी श्वसन का माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। तो यहाँ से 2 एटीपी बनता है, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब होता है इसका चरण पूरा, तो वहां पर बनता है 36 एटीपी। कितना बनता है? 36 एटीपी बनता है। इस तरह से ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए, हम बता दे रहे एटीपी क्या होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, एटीपी का पूरा फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ए से एडिनोसाइन, टी से ट्राई, पी से फॉस्फेट होता है। देखिए, हम लोग जब श्वसन करते हैं ना, भोजन करने के बाद हम लोग का शरीर में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बन जाता है, लेकिन ग्लूकोज से हम लोग ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। दूसरा चरण क्या होता है? दूसरा बार जब हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, तो श्वसन की प्रक्रिया करने के बाद ऑक्सीजन जाता है और ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करता है, और हम लोग के शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है।
और कितना ऊर्जा बनता है, तो 38 एटीपी बनता है। ये 38 एटीपी कैसे बनता है अभी आप लोग को समझाएं। आई होप कि आप लोग के यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए, तीसरा चरण क्या करा है, ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या बोले, ऑक्सीश्वसन जो होता है ना, ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज हम लोग का शरीर में जो बना है पूर्ण रूप से उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 बनता है, H2O बनता है एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का। फिर बोल रहे हैं हम लोग का शरीर में ऊर्जा का निर्माण किस रूप में होता है, तो एटीपी के रूप में होता है। Ca2 हम लोग का शरीर के लिए बेकार पदार्थ है, उसको बाहर निकाल देते हैं। H2 जो जल होता है वो भी शरीर से बाहर निकल जाता है। और फाइनली हम लोग का शरीर में क्या बचता है, ऊर्जा, अर्थात इंग्लिश बोलते हैं एनर्जी के रूप में बचता है, जिसको हम लोग विभिन्न कार्यों में खर्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ना ही, क्या होता है, आंशिक ऑक्सीकरण। आंशिक ऑक्सीकरण मतलब थोड़ा थोड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का भरपूर मात्रा नहीं होता है, ना के बदौलत ही होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया नहीं जानते हैं तो आप पीछे वाला वीडियो में जाके देखिएगा, ऑक्सीकरण अवकरण पढ़ा दिए हैं। देखिए यहाँ पर भी बता, ध्यान दीजिए, देखिए जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है ना वही हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और जिसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन नहीं जुड़ता है वो कहलाता है अवकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा रहता है लेकिन ना के बराबर रहता है, तो इसलिए क्या लिखिए, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। और इसका आंशिक ऑक्सीकरण होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होने के बाद किसका, ग्लूकोज का क्या बनता है, पायरुवेट अम्ल बनता है। क्या बनता है, सबसे पहले पायरुवेट अम्ल बनता है, इसके बाद इथेनॉल बनता है। देखिए पायरुवेट अम्ल, इथेनॉल, और फिर बनता है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और CO2 जो गैस होता है उसका भी निर्माण होता है। और यहाँ से याद रखिएगा, पायरुवेट अम्ल का जो सूत्र होता है ना, C3H4O3, ये पायरुवेट अम्ल का सूत्र है। किसका है, पायरुवेट अम्ल का सूत्र है। और इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, ये इथेनॉल का सूत्र है, याद रखिएगा। लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है C3H6O3, याद रखिएगा। क्या बोले, C3H6O3, ये किसका है, लैक्टिक अम्ल के, पायरुवेट अम्ल का, इथेनॉल का और लैक्टिक अम्ल का ही सूत्र है। आप लोग एकदम इसको कंप्लीट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव जरूर ये सब पूछता है। चौथा देखिए क्या लिखे हैं, ऑक्सीश्वसन में अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। यहीं पर तो बताया, देखिए इसमें 38 एटीपी ऊर्जा के रूप में बनता है, यहाँ पर 2 एटीपी ही बनता है। तो किसमें अधिक ऊर्जा बन रहा है, इसमें ना, इसलिए इसमें क्या लिखे, इसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है और इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। अब देखिए इससे ऑब्जेक्टिव क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला प्रश्न पूछेगा कि कौन सा ऐसा श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, आंसर मारिएगा ऑक्सीश्वसन। फिर पूछेगा कौन सा ऐसा श्वसन है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, तो आंसर कीजिएगा अनॉक्सीश्वसन। अनॉक्सीश्वसन किस श्वसन में अधिक ऊर्जा बनता है, तो ऑक्सीश्वसन में। फिर पूछेगा ऑक्सीश्वसन में कितना ऊर्जा बनता है, तो 38 एटीपी बनता है। कितना बनता है, तो 38 एटीपी बनता है। इसमें कितना एटीपी बनता है, तो 2 एटीपी बनता है। और ऑक्सीश्वसन का प्रथम चरण कहाँ पूर्ण होता है, तो कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है। और यहाँ पर अनॉक्सीश्वसन पूर्ण रूप से कहाँ हो जाता है, तो कोशिका द्रव्य में ही, अर्थात प्रथम चरण में क्या होता है, पूरा हो जाता है। और यहाँ पर जो प्रथम चरण और दूसरा चरण जो होता है इसको बोलते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं, क्रेब्स चक्र। और यहाँ पर जो कोशिका द्रव्य में क्रिया होती है इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि क्रेब्स चक्र के दौरान, देखिए अगर पूछेगा कि ऑक्सीश्वसन में कितना एटीपी बनता है, तो आंसर मारिएगा 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ऐसे ही पूछेगा क्रेब्स चक्र में कितना ऊर्जा बनता है, तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। आई सब याद रखिएगा, ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है, आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसमें जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है और साथ में ऊर्जा का अर्थात एनर्जी का निर्माण होता है। और इस एनर्जी को हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों में क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। और यहाँ पर पहले ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है, पायरुवेट अम्ल बनता है, इथेनॉल बनता है और लैक्टिक अम्ल बनता है। और साथ ही साथ क्या बनता है, CO2 का निर्माण होता है। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।